हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपकी बायोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लूँगी। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था सॉइल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। चलिए हम बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है उसमें क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी धरातल को जिस पर की फसलें उगाई जाती हैं मृदा या मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी क्या होता है, चट्टानों के कणों का वह समूह होता है जो वायु, जल, गर्मी, सर्दी इत्यादि भौतिक और विविध रासायनिक एवं जैविक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर पृथ्वी के ठोस भागों को ढके रहता है। वायुमंडल मिलकर पौधों के उगने, बढ़ने और बीज पैदा करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इन दोनों में से मिट्टी अधिक महत्व की चीज़ है क्योंकि यह पौधों को संभाल कर खड़ा रखती है तथा उन अनेक पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण अंश प्रदान करती है। अगर हम मोटे तौर पे मिट्टी के बात करें तो मिट्टी मुख्यतः 4 भागों से या 4 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये 4 जो मिट्टी के अवयव होते हैं, जैविक पदार्थ, जल और वायु। अगर हम मोटे तौर पर इनके आयतन की दृष्टि से बात करें तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में इनका अनुपात अलग अलग होता है, या मतलब समय समय पर ये मिट्टी में बदलता रहता है। क्योंकि जैसे अगर हम फसलें उगाते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं और चीज़ें मतलब डालते रहते हैं तो क्या होता है, इनका कंपोजिशन बदलता रहता है। जैसे सपोज़ दैट अगर हम मिट्टी में हैं, उर्वरक डालते रहेंगे लगातार तो उसकी क्या होता है, उसमें रासायनिक पदार्थों का या खनिज लवणों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। या फिर अगर हम मान लीजिए मिट्टी में हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो धीरे और कोई भी केमिकल या कोई भी रसायन नहीं डालेंगे तो क्या होता है कि उनकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जल नहीं डालेंगे तो जल कम रहेगा तो उसका कंपोजिशन बदलता रहता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इन चारों पदार्थों के अतिरिक्त मिट्टी में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो इनकी आंतरिक रचना को हमेशा बदलते रहते हैं। पानी भी घोल के रूप में क्या होता है, मिट्टी के भीतर प्रायः हर समय घूमता रहता है और उसकी आंतरिक संरचना पे प्रभाव डालता है। यद्यपि मिट्टी में खनिज पदार्थ जैविक पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सूखी हुई मिट्टी में लगभग क्या होता है 90% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जिसे अगर हम ऑर्गेनिक पदार्थों की महत्ता बहुत अधिक होती है। अगर हम कृषि भूमि की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैविक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी मिट्टी क्या होती है, उर्वरक मानी जाती है। ठीक है। वैसे क्या है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लगभग मिट्टी में क्या होता है 45 से, अगर सूखी मिट्टी है तो 90 to 95% तक क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं, है ना। और अगर हम जैसे जो एक फसल की मिट्टी होती है, एक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो क्या होता है, उसमें लगभग 45% तक क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, 5 to 10% तक हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, 25% तक वाटर होता है और लगभग 25% तक ही उसमें वायु होती है। ठीक है। अब यद्यपि जैसे मिट्टी में और मैंने कहा था कि मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। पौधे अपने भोजन का मुख्य भाग किससे ग्रहण करते हैं, जैविक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह हम डालते हैं उन्हीं पदार्थों से या पदार्थ के जो सड़े गले भाग होते हैं उनसे ही मुख्य रूप से पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब
जल बिंदुओं को ग्रहण करने तथा इस प्रकार प्राप्त हुई नमी को दीर्घ काल तक संचित रखने की भी क्षमता होती है। अब मिट्टी में क्या होता है, जैसे अगर आप मिट्टी का कंपोजिशन देखेंगे तो मिट्टी में क्या होता है, सूक्ष्म बारीक स्पेस रहता है। ठीक है, वो जो बारीक स्पेस रहता है या इन्हें हम केशिका नलियाँ भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनमें ट्यूब लाइक ये संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल बालों के जैसे महीन। इसमें पानी भी रहता है और इन नलियों के बीच में जो केशिकाएं होती हैं इनके बीच में वायु भी होता है। मिट्टी के कणों की संरचना अगर आप देखेंगे तो उनके बीच में स्पेस होता है, इसी स्पेस में क्या होता है, हवा और पानी रहते हैं। अब अगर आगे हम जैसे बात करें कि हमारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यहाँ तो हमने बात करी संरचना की। अब अगर हम बात करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण हमने पूर्व में ही बताया कि मिट्टी क्या होती हैं, मुख्यतः विशालकाय जो चट्टानें होती हैं उनके जो होते हैं छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, उनके क्षय होने से ही हमारी मिट्टी बनती है। मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। अतः जो कारण चट्टानों के टूटने के लिए होते हैं वही कारण मिट्टी के बनाने के लिए भी होते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा जो चट्टानें होती हैं टूटती हैं, पानी से टूटती हैं, वायु से टूटती हैं, बर्फ़ से टूटती हैं। ताप का प्रभाव टूटने के लिए ज़रूरी होता है। जब चट्टानें टूटेंगी तो उसी से तो हमारा मिट्टी का निर्माण होगा। तो उससे क्या होता है, इन चट्टानों के टूटने से ही हमारी जो मिट्टी होती है, जो चट्टानों के टूटने के कारण हैं, उन्हीं कारणों को हम कह सकते हैं कि मिट्टी बनाने के लिए भी वो कारण ज़रूरी हैं। अब जिन कारणों से जो हमारी चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी भी उनसे ही बनती हैं। मिट्टी के निर्माण में जो सहायक जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वो कारण हैं। उनमें नंबर 1 आता है हमारा पानी। पानी कैसे है, पानी किसी भी चीज़ को काट कर बह के ले जाने में सक्षम होता है। अतः वर्षा का पानी भी जब तीव्र गति के साथ पहाड़ों की ढाल से बहता है तो वह क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट डालता है। और इस प्रकार वर्षा की बूंदें पड़ने के समय से लेकर और उनकी बड़ी बड़ी नदियों के बदलने तक भी पानी क्या होता है, निरंतर उन चट्टानों को काटता रहता है, जिसके कारण पानी चट्टानों के कटे हुए टुकड़ों को बहाकर ले जाता है और दूसरे स्थानों पर भी जाकर क्या होता है, ये चट्टानें भी आपस में टकराकर या नदी के बहाव से, पानी के कटाव से, तो ये और छोटे छोटे फर्दर टुकड़ों में टूटती रहती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो अंत में मिट्टी का रूप ले लेती हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरा कारण है हमारा वायु। वायु में भी चट्टानों को काटने और तेज वायु चट्टानों को तोड़ने में सहायक होती है। टूटे फूटे चट्टानों के टुकड़े कणों में परिवर्तित होने के बाद वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। शुष्क जलवायु में हवा के द्वारा चट्टानों के कणों को क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और ये अधिक मात्रा में कण क्या होता है, एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा तेज आंधी तूफान आता है तो वो उसके क्या होता है, रेत के कण, धूल मिट्टी के कण बह जाते हैं और वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह से पहुंच जाते हैं। अगर हम जब जैसे क्या होता है, पहाड़ों पे बर्फ़ है और बर्फ़ जब पहाड़ों की चोटियों से खिसकना प्रारंभ करती है तो ये बर्फ़ क्या होता है, नदी या हिमनद का रूप ले लेती है, जिसे हम ग्लेशियर, हिमनद को हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं, ग्लेशियर्स का रूप रहती है। और ये क्या होती है, जो बर्फ़ फिसल के उन चट्टानों के से वजह से कौनती हुई, पीसती हुई मंद गति से आगे की ओर बढ़ती है ये ग्लेशियर्स की बर्फ। इससे क्या होता है, चट्टानें घिसती हैं, पिसती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी का रूप लेती हैं। साथ ही क्या होता है, चट्टानों की दरारों में भी बर्फ़ भर जाती है और वर्षा ऋतु का पानी भी भरा रहता है। ठंड में ये क्या होता है, ये ठंड मिलने पर ये और बर्फ़ का रूप लेगा
बर्फ़ का रूप लेता है, जिससे इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और ये चट्टानों को तोड़ फोड़ करने में सहायक होता है। अगर हम ताप का प्रभाव करें, नेक्स्ट हमारा कारक आता है ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव क्या होता है, है कि गर्मी जब पड़ती है तो किसी भी चीज़ का, कोई भी पदार्थ होता है, उसका प्रसार होता है, वो पदार्थ गर्मी पाकर फैलता है और ठंड पड़ने पर वो पदार्थ क्या होता है, ठंड से सिकुड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो क्या होता है, या अन्य ऋतुएं भी आती हैं, तो इसमें क्या होता है, ताप का चढ़ाव और उतार रहता है, जिसके कारण चट्टानें भी क्या होती हैं, ताप पड़ने पर क्या है, फैलती हैं। ये प्रसार बहुत कम होता है, हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम और कारणों या और वैज्ञानिक शोधों से देखें तो क्या होता है, ये प्रसार, ये जो इनका चट्टानों का प्रसार है वो फैलता है। तो जब गर्मी पड़ेगी तो ये चट्टानें फैलेंगी, और जब सर्दी का मौसम आएगा, ये टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो ये चट्टानें क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। अब ये फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, इन चट्टानों में दरार पड़ जाती है। इन चट्टानों में दरार पड़ने के कारण क्या होता है, इन जो दरारें हैं उनमें जब बारिश हुई तो उसका पानी बैठ गया, और अगर सर्दी हुई तो वो क्या हो गया, बर्फ़ जम गया, जिसके कारण ये चट्टानें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। और इन चट्टानों के कारण भी क्या होता है, ये दरारों से भी ये चट्टानें टूट फूट के लेयर के फॉर्म में आती हैं। तो क्या होता है, ये चट्टानें धीरे धीरे अपक्षय होती हैं, टूट फूटती हैं, और ये छोटे छोटे मिट्टी के कणों का रूप ले लेती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, आपका नेक्स्ट फैक्टर जो आता है सॉइल फॉर्मेशन में, वो क्या होता है, तुषार या पाला जिसे कहते हैं, फ्रॉस्ट भी कहते हैं इसे। पाला क्या होता है, चट्टानों को तोड़ने में ये विशेष रूप से बहुत ही सहायक होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ताप के प्रभाव के कारण क्या होता है, चट्टानों में क्या होता है कि पानी जो वो होता है, दरारें पड़ जाती हैं, और इन दरारों में ही क्या होता है, पानी वगैरह भर जाता है। पाला पड़ने पर क्या होता है, ये पानी बर्फ़ का रूप ले लेता है, और हम जानते हैं कि जैसे बर्फ़ है, जो ठोस चीज़ है, जब पानी होता है तो उसका वॉल्यूम, जब वो लिक्विड वो अवस्था में होता है तो उसका क्या होता है, लिक्विड अवस्था में जो पानी होता है तब ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जब वो ठोस बढ़ता है तो उसके लिए क्या होता है, ये जमा हुआ पानी साधारण पानी की अपेक्षा अधिक स्थान घेरता है। अतः इससे क्या होता है, पाले के कारण जो क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा शक्ति जैसे स्थान घेरेगा, तो जो छोटी सी क्योंकि बर्फ़ का जो स्पेस आयतन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा दबाव उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को खंड खंड कर देता है, उनको तोड़ देता है। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है, ज्वालामुखी के पहाड़। आपने देखा होगा ज्वालामुखी के फटने पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती फूटती हैं, टूट फूट जाती हैं। इन ज्वालामुखियों के पर्वतों से भी राख और लावा निकलता है, जो बाद में ठंडा होने के बाद क्या होता है, कृषि जो भूमि होता है उसमें बदल जाता है। अगर हम बात करें अवतारण की, अनलोडिंग जिसे कहते हैं, अवतारण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा होता है मृदा अपरदन, जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, चट्टानें होती हैं या पहाड़ होते हैं, तो उसमें अगर पौधे नहीं होंगे तो सीधे पानी बहेगा तो सीधे सीधे सारी चीज़ें, मिट्टी एकदम बहती चली जाएगी। जबकि अगर पेड़ पौधे हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखेंगी, इससे अपरदन नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ अवतारण की बात करें तो इसमें क्या होता है, अपवर्धनकारी जो शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें इरोसिव फैक्टर भी कहा जाता है, इससे क्या होता है, पृथ्वी के तल से जो सेडिमेंटेशन की होती हैं मोटी मोटी तहें
उतरने पर भीतरी चट्टानों के ऊपर दबाव क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो भीतरी भाग की चट्टानें होती हैं उनमें ताप पड़ने पर इनमें फैलाव उत्पन्न ताप पड़ेगा और अगर टेम्परेचर ज़रा सा भी चेंज होगा तो जिसके कारण क्या होता है, चट्टानें फैलेंगी, सिकुड़ेंगी और उसमें क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी, दरारें वगैरह पड़ जाएंगी। तो जिसमें फिर से अगर पानी या बर्फ़ जैसी चीज़ मतलब उस दरारों में बैठ जाएगी तो वो फिर से चट्टानों को तोड़ने का काम कर देती हैं। अब हमारे जैसे ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हैं, ये विशेष रूप से क्या होती है, टूटती फूटती रहती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भूकंप। भूकंप से क्या होता है कि कभी कभी पृथ्वी में भूकंप क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी में अचानक क्या होता है, कंपन की स्थिति पैदा हो जाती है और इस कंपन को ही हम क्या बोलते हैं, भूकंप। एक निश्चित भूकेंद्र से भूकंप की तरंगें उठती हैं और वो चारों ओर को फैलती हैं। भूकंप के बीच में क्या होता है, अगर भूकंप जहाँ पर ये भूकंप की तरंगें उठ रही हैं और फैल रही हैं तो जिससे क्या होता है, भवन, सड़कें, बांध को भी काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। किसी क्षेत्र में जब भूकंप आते हैं तो बड़े पैमाने पर क्या होती हैं, चट्टानें भी टूटती फूटती हैं या बड़ी बड़ी दरारें चट्टानों में पड़ जाती हैं। और फिर वही यहाँ पर भी फिर वही बात आती है, बाद में क्या होता है, ताप, जल और बर्फ़ आदि के प्रभाव से क्या होता है, ये चट्टानें फिर छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं और धीरे धीरे क्या होती हैं, ये मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। जैविक शक्तियाँ, अगर हम बात करते हैं जैविक शक्तियों की, कि सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जीवाणु, फफूंदी तथा अन्य जीवधारी मरने के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारी जैविक शक्तियाँ हो गई, जो क्या होता है, मिट्टी को बनाने के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब अगर हम देखें तो क्या होता है कि पेड़ पौधे भी, नेक्स्ट फैक्टर में अगर हम देखें कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं कि अपनी जड़ों के दबाव से चट्टानों को तोड़ने में सहायता करते हैं। सॉरी। जड़ों से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ जहाँ मिट्टी का निर्माण करता है, वहीं इनके द्वारा बना कार्बनिक अम्ल भी पानी में विलेयता को बढ़ाता है, जिससे चट्टानें की कमज़ोर हो जाती हैं। बड़े बड़े जीव जंतु जैसे चींटी, चूहे, केचुआ, गीदड़ आदि जैसे मिट्टी को खोदकर ऊपर लाते हैं तो क्या होता है, चट्टानों में छेद होते हैं, इनसे भी ये चट्टानें कमज़ोर होती हैं और क्या होता है, बाद में धीरे धीरे क्षय होकर क्या करती हैं, ये मिट्टी का रूप ले लेती हैं। बहुत से मृदा सूक्ष्म जीवाणु तथा छोटे छोटे जीव जंतुओं के समूह चट्टानों तथा खनिजों का भी शरण करते हैं। अगर हम बात करें कि अब मनुष्य भी पीछे नहीं रहा है चट्टानों को तोड़, कहीं एक योगदान मनुष्य का भी है। बड़ी बड़ी चट्टानों को वो तोड़ता है, क्यों, अपने यूज़ के लिए, जैसे और जंगलों को साफ़ कर रहा है, सुरंग वगैरह बना रहा है। मनुष्य की ये मानव की ये क्रियाकलाप हैं, मानव के द्वारा होने वाले क्रियाकलाप हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं। चट्टानें फिर टूटकर फर्दर क्या होते हैं, छोटी छोटी मिट्टी के कणों का रूप ले लेती हैं। अब अगर हम बात करें मिट्टी के निर्माण के कारक, यहाँ हमने बात करी कि मिट्टी जो होता है, मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, और अब हम यहाँ बात करते हैं मिट्टी के निर्माण के कारक, यानी कि फैक्टर्स फॉर सॉइल कंस्ट्रक्शन। मृदा निर्माण के मुख्यतः 5 कारक हैं। वो सबसे पहले कौन कौन से हैं? एक तो हमारी होती हैं आधारी चट्टान, या जिसे हम कहते हैं जनक पदार्थ। मिट्टी के कारक, कारक का मतलब होता है जिनसे वो उत्पन्न होती हैं मुख्यतः, तो मिट्टी को जो बनाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम कह रहे हैं आधारी चट्टान या जनक पदार्थ की हम बात करते हैं। तो मिट्टी
के नीचे स्थित चट्टानों के स्तर को आधारी चट्टान अथवा जनक पदार्थ कहते हैं। इसका कारण यह है कि मिट्टी के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय से ही प्राप्त होता है। यूँ तो तीनों प्रकार की चट्टानें ही, जैसे हमारी आग्नेय चट्टानें हो गई, अवसादी हो गई, रूपांतरित चट्टानें हो गई, इनसे मृदा और खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं। परंतु जो सबसे ज़्यादा मिट्टी को उत्पन्न से पाई जाती हैं, इनका विस्तार क्षेत्र सबसे अधिक होता है। हम बात करते हैं अब दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। मृदा के निर्माण में जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जनक पदार्थ का महत्व होता है, लेकिन लंबी अवधि में क्या होता है, जलवायु का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। हम जैसे बात करते हैं कि अगर एक ही प्रकार का जलवायु वाला क्षेत्र होगा, दो विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम जहाँ पे टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही रहेगा, वहाँ पे मिट्टी का निर्माण उतनी आसानी से नहीं होगा। जब अभी हमने देखा था मिट्टी के निर्माण के फैक्टर्स, जिसमें हमने कहा था कि जैसे ताप वगैरह होता है, ताप जब बदलता रहता है, इसका मतलब क्या होता है, जलवायु असमान है। कहीं पे गर्मी, बरसात, सर्दी, मतलब इस टाइप का मौसम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानों में लगातार प्रसार होता रहता है और साथ ही साथ वो टेम्परेचर कम होने पर सिकुड़ते रहती हैं। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। अगर वो उनमें प्रसार और सिकुड़ेंगी नहीं तो क्या होगा, वो उनमें दरारें नहीं पड़ेंगी, वो ठोस रहेंगी, तो चट्टान का अपक्षय नहीं होगा, है ना। जब चट्टान अक्षेपित तो तभी होंगी जब क्या होगा, जब चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तभी, जब उनमें लगातार जो होता है प्रसार की स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो जहाँ जलवायु में फ्लक्चुएशन होता है, जहाँ जलवायु हमेशा बदलती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से होता है। अगर हम जैविक पदार्थ की बात करें तो जैविक पदार्थ के कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों में मुख्य रूप से वनस्पति, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित होते हैं, जिनसे क्या होता है, जो कि मिट्टी का निर्माण करने में सहायता करते हैं। अब हम बात करते स्थलाकृति, जैसे जो हमारी जहाँ पे भी चट्टान हो गई या कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान है, उनकी आकृति का भी बहुत फर्क पड़ता है। कैसे, स्थलाकृति के घटक जैसे ऊंचाई, ढलान वाला क्षेत्र है, बहुत ऊंचाई के क्षेत्र हैं, जहाँ पे अगर वनस्पतियाँ नहीं हैं, है ना, मिट्टी के जमाव तथा उसके अपवर्तन पर भी ये स्थलाकृतियों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर तीव्र ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें जैसे कि हमारा उन क्षेत्रों में अगर मान लीजिए नदी, हिमनदी या पवन आदि द्वारा क्या होता है, मिट्टी का अपवर्तन होता है। इससे क्या होगा, अपशिष्ट, जिससे ये मृदा क्या हो गई, ये बह जाएगी। मंद ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी का जमाव हो जाएगा। जहाँ पे ढलान कम है, ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ मिट्टी का ढलान कम होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी की मोटी परत बन जाती है। और उच्च भूमि के चौड़े क्षेत्रों में मिट्टी की परत धीरे धीरे क्या होती है, जमा होती रहती है, परंतु इनके खनिजों का निक्षलन हो जाता है। इनसे क्या होता है, खनिज पदार्थ नीचे के लिए बैठ जाते हैं। निचले चौड़े क्षेत्रों में भी मिट्टी की मोटी परत जमती है, परंतु उसमें जल प्रवाह कम होता है और उसका रंग गहरा होता जाता है। अतः साधारणतः ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ढाल है, जहाँ जल प्रवाह अच्छा होता है, मिट्टी के विकास के लिए वो स्थान क्या होता है, आदर्श माना जाता है। विकास की अवधि अथवा समय, अगर हम बात करें
मिट्टी के विकास की प्रक्रिया में उसके विकास की अवधि का भी बहुत बड़ा महत्व है। मिट्टी के निर्माण का कार्य बहुत धीमा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनाने में लगभग 2 या ढाई शताब्दियाँ लग जाती हैं। समय बीतने के साथ साथ इनके गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, है ना। इनकी तैयारी करनी है और मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे लाइव जुड़ें, ताकि वो अपना लेसन है और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ लें, ताकि मैं उनका निदान हाथ के हाथ कर सकूं। अब यहाँ पर आपको ये असाइनमेंट करना है कि चट्टानों से मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, और दूसरा एक ये है कि जो मिट्टी के निर्माण के लिए जो कारक है उनका उल्लेख कीजिए। आपको इन दोनों क्वेश्चंस पर असाइनमेंट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी।